स्टडी सेंटर से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपन अभी प्रेरणा पढ़ रहे थे। 2 दिन तक अपन क्लास नहीं ली है किसी कारणवश, और आज अपन अभिप्रेरणा वर्गीकरण जो मैंने कहा था वहाँ से प्रारंभ करेंगे। जो अपन अभिप्रेरणा क्या है ये आप ही को पता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए निश्चित उद्देश्य तक पहुंचना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। ये व्यक्ति प्रभावित करता है और मोटो सबसे लिया गया है, ये अपने बात की थी। और इस मनोविज्ञान में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण अभिप्रेरणा का किया था, जिसका प्रेरक शब्द द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वुडवर्ड के द्वारा। तो प्रेरक शब्द वुडवर्ड के द्वारा आया है। फिर अपने अभिप्रेरणा की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग बताया है। फिर अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़े थे, अभिप्रेरणा के स्रोत पढ़े थे। अभिप्रेरणा के 3 स्रोत पढ़े थे अपने। किसी भी चीज़ के लिए पहले तो अपनी आवश्यकता हो गई, फिर उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपन चालक करेंगे, कोई क्रिया करेंगे, फिर वो जो अगर वो मिल जाएगी वो उद्दीपक होगा, लक्ष्य। और मनोविज्ञान में आप ही को ज्ञात है कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि उद्दीपक यानी लक्ष्य होता है, गोल होता है। तो उद्दीपक की प्राप्ति से चालक शांत होता है, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरणा के प्रकार 2 बताए, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। जिस व्यक्ति का आंतरिक प्रेरक ज़्यादा हावी होगा या प्रभावित होगा, वह आदमी जल्दी अपने लक्ष्य को अचीव करेगा और गोल पूरा कर पाएगा, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है उसको, ठीक है। फिर बाह्य अभिप्रेरणा पढ़ा था। फिर अभिप्रेरणा का वर्गीकरण अभी अपन चर्चा करते हैं, जो 3 है। 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जो अलग अलग प्रकार से बताया है। पहला थॉमसन का वर्गीकरण है, ये मनोवैज्ञानिक था। इसने 2 प्रकार के बताया है। जैसे पहला बताया था प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम क्या होता है, बाह्य, और प्राकृतिक अभिप्रेरणा क्या होती है। तो प्राकृतिक में अहम अभिप्रेरणा जैविक अभिप्रेरणा होती है, मूल प्रोत्साहित होती है, संवेदनात्मक अभिप्रेरणा होती है। क्या अहम अभिप्रेरणा अहम भूमिका होती है। फिर जैविक अभिप्रेरणा, जो शरीर भी क्रिया करनी चाहिए उसके लिए तत्पर रहे। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा यानी सीखना मूल प्रवृत्ति, जो अपने दिनचर्या के अनुसार काम करे, पूरा मानसिक संतुलन बना रहे, जिससे कि मूल प्रवृत्ति प्रभावित हो, अभिप्रेरित हो। संवेदनात्मक अभिप्रेरणा। फिर आता है कृत्रिम, जो मानसिक विकास करता है। परिपक्वता यानी कई रास्ते अपने पास, उसमें से सही गोल डिसाइड करना, समस्या आ रही है और जल्दी सॉल्व करना परिपक्वता कहलाता है। प्रतियोगिता, जिससे कि कृत्रिम यानी प्रतियोगिता का भाव हो छात्र में, प्रगति का परिज्ञान हो, का पूर्व ज्ञान के अनुसार मोटिवेट होता रहे। आगे की क्लास में अपन ये बात करते हैं। आगे के इसी क्रम में अब्राहिम मस्लो का वर्गीकरण, जो जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। जन्मजात जो जन्म से लेके आता है वो क्या है, जैसे भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र त्यागना। जो जन्मजात होता है, क्या भूख जन्मजात होती है और प्यास होती है, काम, थकान, नींद, मलमूत्र त्यागना, ये क्या जन्मजात होती है, ठीक है। फिर बाह्य 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 भी कह सकते हैं और आंतरिक कह सकते हैं। जन्मजात को आंतरिक भी कह सकते हैं, और बाह्य यानी अर्जित। जो अर्जित हम बाह्य वातावरण से, प्रकृति से, जो अपन नेचुरल से मिलता है उसे अपन अर्जित कहेंगे। तो अर्जित मस्लो ने ये कहा था कि व्यक्तित्व के अचेतन मन, इच्छाएं, आदतें, नशीलों का सेवन करना, रुचि, ये सब बाह्य है। ये जो अर्जित कर सकते हैं व्यक्तित्व अर्जित भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। एक और व्यक्तिगत तो क्या है, अचेतन मन की इच्छा है। फिर अपनी आदतें, हर व्यक्ति की आदतें अलग होती है। नशीले का सेवन, रुचि, ठीक है। रुचि अपन की किस में है, वो सब जिस काम में अपनी रुचि है तो अपन उस काम में के लिए प्रेरित होंगे और उस काम को अपन करेंगे। फिर अर्जित क्या होता है, फिर सामाजिक। फिर अर्जित का दूसरा पार्ट है सामाजिक, जो युद्धोत्साह यानी झगड़ा, फिर सहयोग, फिर सामुदायिक, ठीक है।
फिर आगे इसी क्रम में अपन बात कर रहे हैं कि कैरेट का वर्गीकरण। कैरेट का वर्गीकरण भी इसने भी जैविक बताया था पहला, फिर मानसिक, मनोवैज्ञानिक, फिर सामाजिक। कैरेट के अनुसार वर्गीकरण जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो जैविक में क्या है, भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र, ये अपनी जैविक क्रिया है, ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक रूप से क्रोध, ईर्ष्या, दृश्य, प्रेम, खुशी, गम, ये अपने मनोवैज्ञानिक है, जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, किसी से को देखकर गुस्सा होना, कुछ अपने साथ गलत होने पर गुस्सा आना, फिर ईर्ष्या, उस व्यक्ति से नफरत करना, फिर दृश्य, फिर प्रेम, प्यार, खुशी, अगला व्यक्ति अगर प्रेम करा, अपन भी प्रेम करे, खुशी रह रहा तो अपन उसके सामने खुशी रहेंगे, ठीक है। फिर सामाजिक, फिर आत्मचेतना। सामाजिक यानी आत्मचेतना, रचनात्मक कार्य, एडेन का डेट, आत्मज्ञान, अपने आप करना, जैसे आत्मज्ञान किसी काम को अपने आप करना। फिर स्वायत्ता, अपने स्वयं के अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपन स्वायत्ता कहते हैं, ठीक है। तो फिर आगे अपन बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत है, जो इस प्रकार है। पहला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सक्रियता का सिद्धांत, जो इसका श्रेय दिया जाता है सॉल्सबरी और माल्मो और ब्लिट्स, ठीक है। कौन, सेल्सबरी और ब्लिट्स और मेल्वो। तो अभिप्रेरणा में मेल्वो के अनुसार बालक बालिकाओं में किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के साथ साथ बालक बालिकाओं की मांसपेशियों में सक्रियता का होना अति आवश्यक है, अन्यथा कार्य न प्रारंभ होगा न ही समाप्ति। यानी कोई भी ये कह रहा है कि किसी भी छात्र में मांसपेशियों का सक्रिय होना बहुत ही जरूरी है उस आदमी की, अगर जिसे अपन मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं तो अन्यथा उसका प्रारूप या उसका नहीं होगा, ठीक है। अति आवश्यक, अन्यथा कार्य समाप्त नहीं होगा, नहीं प्रारंभ होगा, ठीक है। फिर आता दूसरा अभिप्रेरणा एक्स वाई थ्योरी सिद्धांत, जो प्रतिपादन था डगलस और मैक्स ग्रेगर को जाता है। इसने एक्स वाई थ्योरी को 1960 में डगलस मैक्स ग्रेगर द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो अभिप्रेरणा एक्स वाई थ्योरी में इस सिद्धांत में व्यक्ति की इच्छिक एवं इच्छिक और अनिच्छिक क्रियाओं का प्रकाश डाला गया। तो मैक्स ग्रेगर ने अपने इस सिद्धांत को ह्यूमन साइड ऑफ इंटरफेसेस नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था, जिसे एक्स वाई मैक्स ग्रेगर के नाम से। अभी एक्स और वाई क्या, एक्स यानी निराशावादी होता है, वाई यानी आशावादी दृष्टिकोण वाला। इसमें दो प्रकार के व्यक्ति की बात की गई है डगल ने, कि निराशावादी यानी को एक्स का है, आशावादी को वाई दृष्टिकोण वाला कहा गया है। फिर एक्स दृष्टिकोण में क्या होगा साथियों, देखो तो इसकी अवधारणा के व्यक्ति स्वयं में की इच्छा से कार्य नहीं करता है, क्या कि अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करता है एवं कार्य से बचना चाहता है। इस अवधारणा के लोगों के कुछ, ठीक है, तो इस अवस्था में लोगों के कुछ कर दिखाने की भावना का अभाव होता है, ठीक है, कुछ कर दिखाने का अभाव होता है और ये स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित होते हैं। एक्स दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व के जो अभिप्रेरणा होंगे वो स्वार्थी होंगे और स्वकेंद्रित होंगे। इनमें संगठन की कमी होती है, क्या संगठन की कमी होती है। इन व्यक्तियों के द्वारा केवल दबाव के द्वारा ही कार्य करवाया जा सकता है, दबाव से के कार्य करवा सकते हैं। और एक्स दृष्टिकोण वाले व्यक्ति केवल धन प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं और मतलब होता सेल्फ फल। वाई दृष्टिकोण वाले व्यक्ति, इस दृष्टिकोण के लोग महत्वाकांक्षा होती है। क्या होता है, इस दृष्टिकोण के लोगों में महत्वाकांक्षा होती है और इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और यही अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं है। मतलब जो किसी एक्स दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को कोई काम देते थे, किसी को मना नहीं करते, उस काम को भागते नहीं और बड़े दिल से कार्य करते, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों की समझते हैं। तो वाई दृष्टिकोण वाले के लोगों पर भय व दंड का अभाव भी नहीं पड़ता है। ये आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रेरणा स्वरूप कार्य करते हैं और वाई दृष्टिकोण के लोग सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो सिद्धांत में 3 थे। फिर तीसरा था मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो अपने सिगमंड फ्राइड में
का पढ़ा था वही है इसमें, उससे अभिप्रेरणा है। फिर मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो विलियम मैकडूगल ने दिया था, ये सब बाल विकास में अपन चर्चा करेंगे। फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थार्नाइट में अधिगम में अपन ने पढ़ा था। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो कॉलर, ये भी अभिप्रेरणा पर ही लागू होता है। और आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत जो अब्राहम मस्लो दिया था, ये भी अधिगम में ही अपने बात की थी। फिर क्षेत्रवाद का सिद्धांत कुर्ट लेविन का सिद्धांत, और उपलब्धि पर अभिप्रेरणा सिद्धांत जो डेविड सी मैकडूगल 1961 में दिया था। ठीक है, इसके पूर्व में अर्जित सफलता द्वारा प्रभावित कर नवीन सफलता प्राप्त करने हेतु प्रयास करने की मानसिक प्रक्रिया उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा से का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड सी ने। और मैकिलैंड 1961 अमेरिका में। ठीक है, और तो इसमें क्या होता है? पूर्व में अर्जित सफलता द्वारा प्रभावित होकर, मतलब जो पहले अपन ने सफलता प्राप्त कर दी है, जैसे अपने रीट की परीक्षा अपने पास कर दी है, फिर सेकंड ग्रेड की भी पास कर देना, नवीन सफलता प्राप्त करना है तो जो भी अपन प्रयास की मानसिक प्रक्रिया उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। कि मैंने पहले अगर पास कर दिया तो इस बार भी मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगा। ठीक है, और इसमें ये भी कहते हैं सफलता के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति को बार बार सफलता मिलती जा रही है वो बार बार सफल होता ही जा रहा है। फिर 1967 में एटकिसन द्वारा फिदर द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया था तथा दो नवीन तथ्य जोड़े, सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना और असफलता से दूर रहना। फिर 10वां था अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक का सिद्धांत जो न्यूकॉन ने दिया था। न्यूकॉन के अनुसार बालक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखकर कार्य करना प्रारंभ करता है। जो मतलब अभिप्रेरणा कैसे? दूसरों को देखकर, उसके सामने घट रही घटना उसको देखकर सीखकर मोटिवेट होना। न्यूकॉन के अनुसार बालक के द्वारा वातावरण से प्राप्त सूचना ही बालकों के लिए प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की प्रणाली है और उद्देश्य को ज्ञान करवाकर या निर्धारण करवाकर, आवश्यकता का ज्ञान करवाकर या असफलता का व्यय बताकर किसी भी व्यक्ति को अगर बताएंगे कि इसका असफलता का परिणाम ये होगा तो जिससे भी वो मोटिवेट होगा। फिर सफलता का परिणाम बता कि ऐसे मैं सफल हुआ, अपना उदाहरण देके। फिर जिस जो सफल है व्यक्ति उनके बात उनके समक्ष रख के उसको मोटिवेट करना है। फिर दंड पुरस्कार प्रदान कर, किसी भी कार्य में कर रहा है अच्छा तो उसको पुरस्कार दो। ठीक है, फिर प्रतियोगी भावना का उत्पन्न करना, किसी प्रतियोगिता भावना भी उत्पन्न करना, वो मोटिवेट करना है। फिर नवीन शिक्षण विद्या द्वारा प्रयोग करें, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। फिर अधिक योग्य वातावरण का निर्माण करें। ये अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की प्रणाली थी। ठीक है, तो आज अपना यहाँ तक पढ़ेंगे, कल और अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।